बीजेपी के लिए हर स्टेट से बुरी खबर कहीं हाफ होती दिख रही है, कहीं साफ होती दिख रही है। दो चरणों के बाद अब तक 190 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, लेकिन 190 में 70 सीटें भी पहुंचती नहीं दिख रही है भारतीय जनता पार्टी। ये हालात हैं। ये 70 सीटें भी हम थोड़ी उदारता के साथ बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों चरणों का योग देखा जाए, जो हर जिले से, हर स्टेट से जो खबर आ रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए इस चुनाव में बुरी खबर है। वहीं इंडिया के लिए एक उम्मीद पैदा होती दिख रही है। आज इसी विषय पर हम बात करने जा रहे हैं, दूसरे चरण के मतदान को लेकर के। और नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं देश की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक मीनू जैन जी। मीनू जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये जो दूसरे चरण का चुनाव हुआ है, इस चुनाव को हम देखें कैसे, क्या खबर है, क्या सच्चाई है, क्या बात है। सबसे पहले मोटे तौर पर थोड़े वोट परसेंटेज पर आ जाते हैं। तो वोट परसेंटेज अभी तक का जो 7 बजे का अपडेट था, जो चुनाव आयोग ने दे रखा है, उसके हिसाब से 64.64% का मतदान हुआ है। और इसका मतलब है कि लगभग 5% मतदान बीते चुनाव की तुलना में कम हुआ है। और इस मतदान में उत्तरोत्तर अगर कुछ वृद्धि भी दिखती है, तब भी दूसरे चरण में कम से कम ये बात साफ है कि वोट प्रतिशत बढ़ने नहीं जा रहा है, घटने ही जा रहा है। अब इसमें कुछ बातें हैं जो बहुत उल्लेखनीय हैं। वो उल्लेखनीय बातें हैं, जैसे हम हमेशा राजस्थान को बड़ा लिटमस टेस्ट की तरह देखते हैं। राजस्थान में जो चुनाव वोट का प्रतिशत दिख रहा है वो 59.35%। और निश्चित रूप से राजस्थान में ये वोटों की गिरावट है। पहले चरण में भी गिरावट थी, दूसरे चरण में भी गिरावट है। और हम देखें कि अगर 5% का भी गिरावट अगर राजस्थान में होती है, तो 66 के मुकाबले अभी 59 है। मान लीजिए 6-6.5% की गिरावट दिख रही है। अगर ये 5% की भी रह जाती है, तो राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जो कि 25 में 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, और उनमें से इस बार कांग्रेस कितना उससे वापस ले रही, इसको लेकर अलग अलग मतभेद हैं। भाई, सट्टा बाजार 5 कहता है, कोई सर्वेयर 7 कहता है, कोई किसी का आकलन 15 सीटें कांग्रेस के लिए है, किसी का आकलन 9 सीटें कांग्रेस के लिए है। इसका कारण क्या है, ये वेरिएशन क्या है? एक तो बात ये समझिए कि सब लोग ये मान रहे हैं कि कांग्रेस बढ़ रही है राजस्थान में, भारतीय जनता पार्टी घट रही है। ये एक कॉमन फैक्टर है दोनों चरण के चुनाव के बाद, और जबकि राजस्थान में कंप्लीट इलेक्शन हो चुका है। तो राजस्थान में जो बात है, ऐसा क्यों है, इतना मतभेद क्यों है, इसको थोड़ा अगर समझें तो इसको हम यहाँ ये देखते हैं कि राजस्थान में 2014 के बाद जब 2019 चुनाव हुए, तो वोट प्रतिशत काफी बढ़ा, 66% तक पहुंच गया। और उसमें जब वोटों का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, तो बीजेपी तो 60% तक वोट लाती दिखी, और वोट का मार्जिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच बहुत बड़ा था। तो आज भी लोग सोचते हैं कि उतना बड़ा मार्जिन कांग्रेस कैसे पाटेगी, कितना भी होगा बीजेपी थोड़ा आगे रह जाएगी, ये सोच करके एडवांटेज देने लगते हैं भारतीय जनता पार्टी। लेकिन थोड़ा सा ठहरिए, ये एडवांटेज देने के पहले सोचिए राजस्थान की प्रकृति क्या है। राजस्थान में बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने आप को बचाया है, खुद को 40% के वोट बैंक तक स्थिर किया है। तो मामला
दोनों के बीच में 20% वोट का अब भी है। अगर ये थोड़ा सा वोट परसेंट 10% इधर से उधर होता है तो बराबरी का मुकाबला है, और कांग्रेस और बीजेपी का वोट परसेंट इक्वल होता है तो कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलेंगी, बीजेपी को नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके पास पॉपुलेशन या वोटर्स का कंसंट्रेशन सम सीटों पर ज्यादा होता है, शहरी सीटों पर ज्यादा होता है। अब यहाँ पिछले चुनाव में राष्ट्रवाद का नारा था, पुलवामा का नारा था, और इस चुनाव में अग्निपथ का क्रोध है, एकदम रिवर्स है। अब ये समझिए, पहले चुनाव में जो पुलवामा और राष्ट्रवाद था, तो राजस्थान, उत्तराखंड ऐसे प्रदेशों से जहां की सेना में भागीदारी ज्यादा होती है, वहां पर एक बीजेपी के लिए एक जबरदस्त तरीके से वोट हुआ था, जो 60% उसके फेवर में चला गया था, 57% उसके फेवर में चला गया था बीजेपी के पक्ष। ये हालात थे। आज 2024 में हालात विपरीत हैं। आज वही सैनिक, वही सेना का परिवार अग्निवीर को लेकर के बहुत गुस्से में है, तो वो सेना का समर्थन वो नहीं मिल रहा, वो आबो हवा फट चुकी है। राजपूतों का गुस्सा, गुर्जर का गुस्सा, जाटों की एकजुटता, आदिवासियों की का कंसोलिडेशन, ये बहुत सारी चीजें ऐसी पैदा हुई है, जो आप भूल जाइए कि किसी ने, बीजेपी ने 2019 में 60% वोट पाया था, और वो पैचअप नहीं हो सकता। एक तो 6% वोट गिरने से ही वो पैचअप होता दिख रहा है। 6% वोट का मतलब ही है कि जो ओवरऑल जो दोनों के बीच मार्जिन है वो कम हो रहा है, और उसके बाद जो आबो हवा बदली है उससे और 6% का होता है, तो हम ये कहते हैं कि टक्कर बराबरी की। मैंने थोड़ा राजस्थान को इसलिए एम्फेसाइज किया कि बातें समझ में आए। लगभग यही हालात बाकी स्टेट में भी है। भाई उत्तर प्रदेश में भी राष्ट्रवाद भी दौड़ा था कि पिछले चुनाव में लोगों ने जबरदस्त तरीके से बीजेपी को वोट दिलाया, और कम से कम 40 सीटें उत्तर प्रदेश में, जहां 50% से ज्यादा वोट मिले थे बीजेपी को, ये हालात थे। लेकिन फिर भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी की गठबंधन ने कुछ किया था, जो 15 सीटें इन्होंने जीती थी। तो इस बार जो हालात हैं, इस बार ऐसे हालात हैं बीजेपी के लिए कि हर जगह खदेड़ा हो रहा है। आप आज की जो रिपोर्ट है इस पर थोड़ा आए। देखिए, मेरठ जैसी सीट, जो कि राम, नकली राम लड़ रहे थे असली राम के नाम पर, और फिर भी राम के नाम पर वोट नहीं मांग सके। भाई ऐसा चुनाव, जो राम मंदिर बना है, राम के पर्याय के तौर पर एक्टर राम अरुण गोविल को उतारा गया है, लेकिन राम मुद्दा, ये छोटी मोटी बात मत समझिए, ये सिम्टम्स है, ये सिम्टम्स है कि बीजेपी की करारी हार होने वाली है। ये उत्तर प्रदेश की, हमें राजस्थान मैंने इसलिए उठाया, उत्तर प्रदेश मैंने इसलिए उठाया क्योंकि ये दोनों प्रदेश के बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले स्टेट हैं। यहाँ आप देखिए, वोट परसेंटेज का जब मुआयना करते हैं तो उन सीटों पर यहाँ थोड़ी बीएसपी की मौजूदगी दिखती है, तो अपने रिपोर्ट से नजर आती है कि जहाँ स्ट्रांगली फाइट कर रही है वहां वोट परसेंटेज बढ़ जाता है, थोड़ा ज्यादा है कंपैरेटिवली। जैसे मेरठ भी उसी में आता है, वहां बीएसपी भी है। इसी तरीके से अमरोहा में भी बीएसपी है, और अमरोहा में भी वोट परसेंटेज बढ़ जाता है। ये सिर्फ मुस्लिम फैक्टर नहीं है, कंपटीशन कंपिटिटिव फैक्टर भी है, क्योंकि बिहार के पूर्णिया में भी बाकी स्टेट से सबसे ज्यादा, बाकी कंस्टिट्यूएंसी से में सबसे ज्यादा वोट पड़ते हैं, क्योंकि वहां भी ट्रायंगुलर फाइट है। ट्रायंगुलर फाइट में थोड़ा वोट बढ़ता है, तो ये चीजें दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश से जो साफ तौर पर सब आ रही है, लोग विश्लेषण कर करके बता रहे हैं मथुरा के बारे में, जहां हेमा मालिनी चुनाव लड़ रही है। लोग बता रहे बहुत कांटे की टक्कर है, हिम्मत नहीं कर पा रहे बोलने की कि हेमा मालिनी चुनाव हार सकती है, क्योंकि लगता है कि इतनी बड़ी स्टार 2 बार जीत रही है, हैट्रिक लगाने वाली है, बीजेपी का इतना बड़ा बेस है, कैसे हार सकती हैं? आरएलडी का सपोर्ट है, वो कैसे हार सकती हैं? लेकिन हार रही हैं, इस बात को समझिए। हेमा मालिनी चुनाव हार रही हैं मेरठ में, और ये वो सिम्टम्स हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश के हालात को बयां करते हैं कि इस बार जयंत चौधरी को
का सपोर्ट लेना बीजेपी को महंगा पड़ गया है। जो जाट गुस्से में थे वो और गुस्से में आ गए, कुछ समर्थन में भी आए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आए, लेकिन जो विरोध में है वो बहुत गुस्से में है। आरएलडी के भीतर बहुत गुस्सा है, वो सपोर्ट करके भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे। ये सारे हालात देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ सुरेंद्र दुबे सर भी जुड़ चुके हैं। प्रणाम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं थोड़ा आप ही के साथ बोल रहा हूँ, लंबा बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बता करके आना चाहता हूँ कि चीजें स्पष्ट हो। उत्तर प्रदेश में मैंने 1-2 सीट का ही जिक्र किया, और लेकिन आप देखिए कर्नाटक में 14 सीटों पर चुनाव हो रहा था। आज केरल के बाद सबसे ज्यादा कर्नाटक की सीटें थी, तीसरे नंबर पर राजस्थान की 13 सीटें थी। कर्नाटक से जो खबर है, कर्नाटक में 14 में 9 से 10 सीटें इंडिया जीतती हुई नजर आ रही है। 9 से 10 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक के रिपोर्टरों से हमारी बात हुई, उनका जो फीडबैक है उसके आधार पर मैं कह रहा हूं। और इन सब जगहों पर एक कॉमन ट्रेंड क्या है? कॉमन ट्रेंड है वोट प्रतिशत का गिरना। अब आप कहेंगे, लोग बोलेंगे कि वोट प्रतिशत को आप ऐसे आकलन करते हैं, वोट प्रतिशत बढ़ने से भी बीजेपी जीतती है, घटने से भी बीजेपी जीतती है, कोई पैटर्न नहीं है, चित भी मेरी पट भी मेरी। ऐसा नहीं होता। क्या पिछले 2024 का चुनाव, चूंकि वोट प्रतिशत बढ़ने के बावजूद बीजेपी सत्ता में वापस आई थी, तो उसको प्रो इनकम्बेंट के तौर पर पेश किया गया था और कहा गया था कि अब ये पैटर्न खत्म हो गया कि अधिक वोट पड़ने का मतलब सरकार का जाना और कम वोट पड़ने का मतलब सरकार का ये बचे रहना। लेकिन इस बार क्या हो रहा है देखने को, इसको एनालाइज करिए कि जो राष्ट्रवाद का उन्माद पुलवामा के बाद पैदा हुआ था, जिसने एक्स्ट्रा 6 से 8% वोट करवाए पूरे देश में। कभी 69% वोटिंग नहीं होती थी, कभी 70% वोटिंग नहीं होती। इस बार जो जहां वोटिंग हुई है वहां पिछले बार 69% वोटिंग हुई थी। ये 88 सीटों के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये जो 69% वोटिंग हुई थी पिछले बार से 8-9% का जो जंप था, मोटे तौर पर रफली मैं बता रहा हूं, तो ये जंप ड्यू टू नेशनलिज्म था, ड्यू टू पुलवामा था। और जिसको कोई मोदी लहर बोले या मोदी मैजिक बोले या जो भी बोले, वो आप नाम देने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन अब वो मोदी मैजिक गायब है, एक बात। तो वो जो उबार पैदा हुआ वोटर का, वो वोटर डाउन हो गया, टर्नआउट डाउन हो गया। फिर भी टर्नआउट 2019 के लेवल से थोड़ा ऊपर ही है, उससे गिरा नहीं है। तो लेकिन 2014 के लेवल से और 2019 के लेवल से कम है, ये बात समझ में आ रही है। तो यहां से जब हम चीजों को देखते हैं, तो कर्नाटक में वोटर टर्नआउट का सीधा इंपैक्ट भारतीय जनता पार्टी के हार से और जबरदस्त हार से दिख रहा है। यही इंपैक्ट बिहार में देखिए, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये 3 ऐसे प्रदेश हैं जहां पर की वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हुआ है। और आपको हम बताएं, बिहार में 53.6%, कर्नाटक में 64.3%, और ये आपको उत्तर प्रदेश में भी कम हुआ, 52.91%। ये 3 स्टेट, महाराष्ट्र में बता रहा था 53%। तो महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक, हालांकि कर्नाटक का थोड़ा सुधर गया लगता है। पहले ये हमने देखा था, फाइनल फिगर जो है वो आपको कर्नाटक का 64.37 है, ये थोड़ा सुधर गया। लेकिन महाराष्ट्र और बिहार को आप कंपेयर कीजिए। महाराष्ट्र में एक तरफा इंडिया की आंधी सुनामी जो कह लीजिए वो चल रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी कहीं खड़ी नहीं है, वहां शिवसेना के प्रति एक जबरदस्त अट्रैक्शन है, इंडिया गठबंधन के लिए है, कांग्रेस के लिए है और एनसीपी के लिए है। वहां असली नकली की लड़ाई चल रही है। तो वहां पर वोट कम हुआ, यानी वो जो राष्ट्रवाद वाला वोट था वो डाउन हो गया। बिहार में आप देखिए, बिहार में 5 की 5 सीटें जेडीयू हार रही है। जेडीयू यानी एनडीए का घटक दल, यहाँ बीजेपी का कोई स्टेक नहीं था इस चुनाव में, उसके घटक दल जेडीयू। अब पूर्णिया को लीजिए, पूर्णिया में हमारा आकलन है कि लड़ाई पप्पू यादव और आरजेडी के बीच है।
जेडीयू है ही नहीं, तीसरे नंबर पर है जेडीयू। इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी, क्षमा कीजिए वो तो पिछले दौर के थे। इसके अलावा जो जेडीयू दूसरे जगहों पर चुनाव लड़ती दिख रही, जैसे भागलपुर की सीट है, बहुत स्ट्रॉन्ग वो सीट रही है एनडीए की, लेकिन इस बार जेडीयू को लड़ने दिया गया, बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। तो वहां लोकल कारण से कैंडिडेट अच्छा नहीं है, कैंडिडेट से इनकम्बेंसी है या बुरा है, पसंद नहीं है, और कांग्रेस पहली बार एक मजबूत उम्मीदवार दे रहा है, तो भागलपुर में कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। तो आप ये देख रहे हैं बिहार जैसे प्रदेश में एनडीए साफ, 5 में 5 साफ। तो हाफ और साफ का जो हमने ये दे रखा है आपके स्क्रीन पर हम ला रहे हैं कि कहीं हाफ कहीं साफ, बीजेपी के लिए हर स्टेट से बुरी खबर। हर स्टेट से बुरी खबर का मतलब जहां जहां मतदान हुए, राजस्थान हमने बताया, सब लोग मान रहे हैं कि बीजेपी का कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है उस पर डिस्प्यूट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में सब मान रहे हैं कि बीजेपी की सीटें घट रही हैं, कितनी घट रही हैं उस पर अलग अलग बातें हो सकती है। इसी तरीके से कर्नाटक में जबरदस्त नुकसान हो रहा है, एकदम साफ वाली पोजीशन में है, बिहार में साफ वाली पोजीशन में है, महाराष्ट्र में साफ वाली पोजीशन में है। ये आकलन बन रहा है, बनता हुआ दिख रहा है। बंगाल की हम चर्चा बहुत नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि बंगाल में लड़ाई क्लियर है, टीएमसी को मात देना आसान नहीं है। टीएमसी लीड ले रखी है और वहां पर बाइपोलर इलेक्शन ही है, सीपीएम और कांग्रेस जो है कोई कोई सीट कहीं से कुछ जुगाड़ ले, अपने आंकड़े व्यक्तिगत लेवल पर, लोकल लेवल पर कर ले, तो वो हो सकता है। कुछ जगह टीएमसी से सीपीएम की लड़ाई है, वहां बीजेपी नहीं है। कई सीटें ऐसी होंगी जहां लेफ्ट और टीएमसी लड़ेंगे, बीजेपी तीसरे नंबर पर होगी। ये बंगाल में हालात हैं, लेकिन फिर भी टीएमसी का अपर हैंड बना हुआ है, इसका ये ओवरऑल है, इसलिए हम ज्यादा ये चर्चा नहीं कर रहे। असम में कड़ी लड़ाई है, लेकिन असम में उस हेमंत बिस्वा शर्मा का मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है कि वो लड़ाई किस हद तक उसको हार्म करेगी बीजेपी को, इसको लेकर के भी मतभेद रहता है। लेकिन लॉस हो रहा है ये सब जानते हैं। पूर्वोत्तर में जो जिन सीटों पर चुनाव हुए, पूर्वोत्तर में बीजेपी एनडीए लूज कर रही है, सबको पता है। कितना लूज कर रही है ये सवाल है। अब मैं सीधे सुरेंद्र दुबे सर के पास आना चाहता हूं। सुरेंद्र दुबे सर, ये जो 2 चरण के चुनाव हुए, 190 सीटें हो गई और 190 सीटों में 70 सीटें भी बीजेपी को मिलती नहीं दिख रही है। तो क्या लगता है, पहले चरण में राम मंदिर, यूसीसी, सीएए ये सब मुद्दे थे, दूसरे चरण में इनहेरिटेंस मुद्दा आ गया, मंगलसूत्र मुद्दा आ गया, और तीसरे चरण में अब ईवीएम मुद्दा बनने जा रहा है कि ईवीएम को लेकर के कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी अपने लिए कोई कोर मुद्दा खोज नहीं पा रही है जिस पर वो वोट ले सके। वो केवल नेगेटिव इश्यूज को उठा रही है कांग्रेस पर अटैक करने के कारण। क्या यही कारण है कि बीजेपी के प्रति वो उत्साह ठंडा हो गया है और वोट प्रतिशत डाउन हो रहा है और इंडिया का उभार हो रहा है? देखिए, मैं इधर कई रोज से मोदी जी को भाषण देते हुए देख रहा हूँ जी। और चूंकि मैं मनोविज्ञान का छात्र रहा हूँ, तो मैं उनकी भाव भंगिमा और बोलने का जो तौर तरीका है, उससे मुझे लगता है कि वो बहुत थक गए हैं। और थक गए आदमी से आप उत्साह की कोई उम्मीद नहीं कर सकते। और थकता तभी आदमी जब उसको लगता है कि भाई हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो मोदी जी बहुत बुरी तरह थक हार गए हैं और ताली बजाने वाले भी थक गए हैं। वो कहते हैं आखिर हम कब तक ताली बजाते हैं यार, कोई मतलब की बात हो। भाई ताली उत्साह में बजाने के लिए आप घंटों बजा सकते हैं, लेकिन जो फोर्स ताली बजाने वाला वो तो एक ही बार काम कर पाता, बाकी मतदाता तो हर समय बिला वजह ताली नहीं बजा सकता। अब इसको मैं दूसरे ढंग से देखता हूँ। देखिए, चुनाव क्या है, एक तरफ मुद्दे हैं और एक तरफ करतूते हैं। विपक्षी गठबंधन ने बगैर कहे रोजगार, नौकरियां, पढ़े लिखे लोगों के लिए सुंदर भविष्य,
महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए महीने की व्यवस्था, युवकों को 1 लाख रुपए साल की, और युवकों के लिए क्या कहते हैं उसको, इंटर्नशिप की व्यवस्था। ये कुछ बातें ऐसी हुई हैं जिससे युवकों में एक बड़ी आशा की किरण दौड़ी है। अब आप ये कह सकते हैं कि क्या ये बात पहुंची लोगों तक, क्योंकि हमें याद है कि 2019 के चुनाव में न्याय के नाम से ही एक व्यवस्था की गई थी किसानों के लिए स्पेशली, एंड दैट डिडंट क्लिक। इस बार मेरा तर्क ये है कि युवकों तक बात इसलिए पहुंचे कि कांग्रेस इसमें कुछ नहीं कर पा रही। कांग्रेस के पास साधनों का भी अभाव है, विपक्ष के पास अभी पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए कोई बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं है, लेकिन इनका ये काम श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं कर रहे हैं। रोज उस कांग्रेस के घोषणा पत्र पर प्रहार करते हैं, फिर पढ़े लिखे लड़के गूगल डाल के ढूंढते हैं कि भाई देख तो लो क्या कहा उन्होंने, उसको समराइज करके एक पेज का बहुत छोटा ही बना दिया गया, तो वो हर आदमी पढ़ ले रहा है, समझ रहा है कि बातें नहीं कर रहे। फिर देखिए, जब आप लगातार सेंसिबल बातें, इनसेंसिबल बातें करते रहते हैं, इसका भी असर पड़ता है। अब कह दिया महिलाओं से कि आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। अब एक तो मंगलसूत्र जो प्रथा है वही आज पैन इंडिया नहीं, सब जगह मंगलसूत्र की प्रथा नहीं है। हमारे नॉर्थ इंडिया में अधिकांश जगह नहीं। वो बेसिकली साउथ का और महाराष्ट्र का कॉन्सेप्ट है मंगलसूत्र का। चलिए, अब उसको मान लिया हो भी जाए, वो कोई झंझट नहीं है। कह रहे वो आपको लूट लेंगे, आपकी जो संपत्ति हो बांट देंगे, मुसलमानों बांट। आप जान रहे हैं क्या कहते हैं, आप तो समझ रहे हैं ना, जो बच्चे बहुत ज्यादा पैदा कर रहे हैं उनको दे देंगे। ये इस तरह की जो लैंग्वेज है, तो आज लोग मतदाता को लग रहा है कि यार तुम कुछ करते धरते कुछ नहीं हो, अब बात भी अच्छी नहीं कर पाते। इस बात का बड़ा वो होता है आदमी का, जब इवैल्यूएशन करना होता है कि भाई कोई काम नहीं करते, कम से कम बात तो अच्छी करो, तो बात भी अच्छी नहीं करते। आज तो उनकी किस्मत से भाग बिल्ली के बाद से छीका टूटा कि वीवीपैट वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, तो उन्होंने पहली बार सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। अब ये शुक्रिया उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड वाले पर क्यों नहीं किया, ये उनसे पूछा जा सकता है, लेकिन उनसे कौन पूछे भाई, वो तो सवाल से ऊपर है, संस्था से ऊपर है, बीजेपी से ऊपर, आरएसएस से ऊपर। आरएसएस वाले नहीं पूछ पा रहे तो हमारी आपकी क्या हैसियत है कि भाई उस दिन आपके ऊपर प्रसन्न नहीं हुए थे। और मुझे तो लगता है कि जिस ढंग से बिला वजह के मुद्दे बनाने की, भाई मुद्दा हो तो कुछ बनाए, नहीं है तो कुछ ना कुछ तो कहना, भाई पब्लिक मीटिंग है क्या करेंगे। तो कल हो सकता है मीनू जी ये कह दें कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गए तो वो मंगलसूत्र तो छोड़ दो, वो तो लूटी लेंगे, आप महिलाओं की चूड़ियां भी उतरवा लें और उनको अपने मोहल्ले में सुनार को बेच देंगे, और उससे जो पैसा मिलेगा उसकी दारू पी के सो जाएंगे। भाई कहना ही है ना, कहने में क्या जाता है। तो वो जनता को ये बात समझ में आ गई है कि ये जो बातें कर रहे हैं बेसिर पैर की, ये दर्शाता है कि इनके हाथ के तोते उड़ गए हैं, और ये दिखा रहे हैं कि इन्हें तोते हमारे अड्डे पर बैठे हुए हैं, लेकिन जनता को पता चल गया कि इनके हाथ के तोते उड़ गए। अब आ जाइए उत्तर प्रदेश पर, बाकी देश भर का प्रेमजी ने बता दिया पूरा। उत्तर प्रदेश में 3 मुद्दे थे, ठाकुरों की नाराजगी, और यहाँ तो देखिए सेम 8 सीट 19 तारीख को भी थी, 8 ही 26 को भी, और इलाका भी वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। तो सवाल ये है कि जब ठाकुरों की नाराजगी जो थी, क्या उस खत्म हो गई, क्या उसके लिए कोई डील हो गई, क्या उसके लिए ठाकुर राजी हो गए, ऐसी कोई बात हमारे सामने नहीं। क्योंकि राजी हो जाते तो भाई ये लोग तो सारे ठाकुरों को खड़ा कर देते कि देखिए तो मोदी जी की बात मान लिए, और सब ठाकुर कह रहे हैं कान पकड़ के कि हमसे गलती हो गई, 19 तारीख को हमने वोट नहीं दिया, हमें क्षमा कर दें, अब हम 26 तारीख को वोट जरूर डालें। और कोई ये भी कह देते कि अगर 19 तारीख का मतदान दोबारा करा दिया जाए तो हम फिर दे देंगे वोट बीजेपी।
लेकिन ऐसा कोई दृश्य सामने नहीं आया। तो इसका मतलब ठाकुरों की नाराजगी एज इट इज बनी हुई है। अच्छा, वो बनी हुई तो जब ठाकुर ने ये कह दिया कि प्राण जाए पर वचन न जाए, तो इस सेंटेंस का हमारे समाज में बड़ा महत्व है। तो फिर अब कोई वचन क्यों तोड़े, तो आप मान लीजिए ठाकुरों का वोट नहीं है। दूसरा, जो जयंत चौधरी को ये लेके गए कि जाट वोट बहुत प्रसन्न हो जाएगा और बीजेपी को बड़ा फायदा मिलेगा। जाट चूंकि बीजेपी से नाराज है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट ही किसान है, तो उसको आप चाहे उनको क्या कहते हैं, जयंत चौधरी को ले जाइए और किसी को ले जाइए, उनकी नाराजगी और बढ़ गई। और इसीलिए जैसा आपने बताया कि हेमा मालिनी की सीट भी बड़े कांटे की टक्कर में, और हेमा मालिनी की सीट भी बड़े कांटे की टक्कर में पहले भी थी। मैं एक जानकारी आपको दे दूं ताकि आपके दर्शक लाभान्वित होंगे। यहाँ से पहले बीएसपी ने एक उपमन्यु है, पूरा नाम में भूला, हमारे परिचित भी है, उनको टिकट दिया बुला करके, पत्रकार है, नेता भी है। तो उन्होंने हमको फोन किया कि भैया आपको आना है। तो हम कहा यार हम कौन से पॉलिटिकल आदमी जो मैं, अरे बोले आइएगा, मतलब में दर्शन भी करिएगा, थोड़ा बार मार। तो हमने कहा चलो करेंगे भाई। बाद में पता चला कि जब पूरी तैयारी कर ली उपमन्यु साहब ने और बस वो नामांकन दर्ज करवाने जा रहे थे, तो बीजेपी ने बीएसपी खेमे को मैनेज किया, वहां से उनका टिकट काट करके एक ऐसे आदमी को दे दिया गया, शर्मा। वो शर्मा बीएचपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, जिनको टिकट दिया गया। तो गेम क्लियर हो गया कि भाई हेमा मालिनी की सीट पर कोई खतरा ना हो, तो एक अपना ही आदमी को बीएसपी से लड़ जाए, फिर हेमा मालिनी की सीट निकल जाएगी। अब तो सपा वाले फंसाए होंगे। तो ये एक इंटरनल बात हमने इसलिए शेयर की कि उनको पहले से भी ये था, क्योंकि हर बार वो उल्टी हसिया से बाली काट देती। तो अब किसान को भी लगता है कि यार इतना भी मूर्ख ना समझो, कम से कम हसिया चलाना तो सीख जाओ। अब मैं कहता हूँ भाई आप फिल्म इंडस्ट्री के आदमी, तो आप काहे हसिया चलाने को, आपको कोई किसान मान लेगा? अरे आप कहिए हम हीरोइन है, नृत्यांगना है, जीत जाएंगे, आपके काम कराएंगे, आप कहेंगे तो रोज आपके लिए बढ़िया बढ़िया नृत्य पेश करें, इससे क्या दिक्कत भाई? आप आर्टिस्ट हैं, जो जिसको जो कला आती है वो अपना दिखाएगा, लेकिन वो जनता को बेवकूफ। तो मथुरा का ये, तो जो जाट है और किसान है, उसकी भी नाराजगी यथावत बनी हुई। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वही 3 मुद्दे, इनमें जब कोई परिवर्तन नहीं आया है, तो मैं कैसे मान लूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिन 8 सीटों पर आज चुनाव हुआ है, वहां बीजेपी के पक्ष में कोई हवा बह गई है? नहीं। 8 और 8 16 मिला लीजिए, तो आप ऐसा मान लें। और एक वो अपने मेरठ वाले भगवान जी है, रामचंद्र जी है, जो खुद ही अपना आई कार्ड लेके घूमते हैं कि आई एम लॉर्ड राम, हमको पहचानिए। उनको कोई पहचानते ही नहीं, क्योंकि जिस जमाने में वो राम थे वो जमाना गुजर गया ना। इसके बाद न जाने कितने सीरियल बने, नए नए लड़के राम बन गए, अब इनको बूढ़े राम को कौन पूछ रहा है? और वो उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई हमको 4 से इसलिए चाहिए सीटें क्योंकि हम मोदी जी संविधान बदलेंगे, बदलना चाहिए, उन्होंने ये भी कहा। उनसे पत्रकारों ने पूछा कि भाई आप क्या करेंगे क्षेत्र के लिए, तो उनका जब जीत जाएंगे तब बात करेंगे, फिर तय करेंगे क्या। बोला अभी उनके पास ना कोई विजन है, ना कोई लेना देना। तो रामचंद्र जी की भी हालत बहुत खराब है, हेमा मालिनी बताई दिया, बाकी भी चली रहा है से मामला। तो मुझे ऐसा लगता है कि 16 सीट में ये 12, 4, 11, 5 इसके आसपास का कोई सीन हो सकता है। बाकी हम संख्या पर कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि हम कोई वोट देख के नहीं आए। क्योंकि जो हवा है और जो बौखलाहट है सत्ता पक्ष, हम लोग तो सारा सत्ता पक्ष की बौखलाहट से नाप रहे हैं ना। जो सत्ता पक्ष की बौखलाहट देख रहे हैं और विपक्ष की, इंडिया गठबंधन की जो लगातार अपने मुद्दे पर अड़े रहने की बात, वो मैं थोड़ा हाँ। सुरेंद्र दुबे सर, मैं थोड़ी प्रतिक्रियाएं लेता हूं
मीनू जैन जी ने आज बहुत डिबेट की है, तो थोड़ा मैं उनको और मौका देता हूँ कि थोड़ी प्रतिक्रियाएं सुनिए। आज थोड़ा सुस्ता के और एकदम ऐसा बाद में जो हम आपसे प्रतिक्रिया लेंगे वो ऐसी प्रतिक्रिया होगी जो लोगों की इस दूसरे चरण के चुनाव के बाद आंखें खोल देंगी। मैं आता हूँ कुछ प्रतिक्रिया लेते हुए, सारी नहीं 8-10 प्रतिक्रियाएं लेता हूँ। अरविंद त्यागी लिख रहे हैं, आई सौ बागपत में त्यागी और जाटों का लोकदल को ही गया है। ये बागपत के बारे में कह रहे हैं, त्यागी और जाट का। देखिए ये विभाजित हुआ है वोट वहाँ बागपत में, और बागपत में का जो समीकरण है वो ऐसा है कि अगर सब मिल करके लड़ते तो निश्चित रूप से अगर एका रहती, सब कुछ ठीक रहता तो बागपत में चुनौती नहीं थी, कम से कम लोकदल को बीजेपी के समर्थन से जयंत चौधरी को। लेकिन चूंकि अंदर खाने एकजुटता नहीं रही और इधर बड़े अच्छे से चुनाव लड़ा उसके समांतर में समाजवादी पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने, तो इसलिए बागपत की सीट को आप क्लियर नहीं मान सकते, वो बहुत कड़ी सीट है। सिद्धू साहब कह रहे हैं कि 2024 का ईमानदारी से सर्वे किया है, 30 दिन की रिसर्च, कांग्रेस 250, बीजेपी 220, ममता 30, अन्य 43। ममता बनर्जी के समर्थन से कांग्रेस की सरकार बनेगी। देखिए सिद्धू साहब, बड़े बड़े लोग रिसर्च कर रहे हैं, आपको भी साधुवाद कि आपने रिसर्च किया, लेकिन रिसर्च जमीन पर हकीकत, रिएक्शंस बहुत सारी चीजें एक साथ घटित होती हैं, उन सब को लेकर के हम लोग बात करते हैं और उसमें आपका भी योगदान है। और मैं आगे नजीर मलिक जी का पढ़ रहा हूँ बयान। प्रेम जी, जन जन का नारा कांग्रेस का मारा, मोदी हुआ बेचारा, राजस्थान में कांग्रेस 9 सीट कंफर्म। कहने का अंदाज है अपना अपना। विजय राम जी कह रहे हैं, सूरत वाला मामला भी घुमा फिरा कर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच ही गया तथा 3 जजों की बेंच सुनने को तैयार हो गई है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट आशा भी जगाती है, सुप्रीम कोर्ट निराश भी करती है, सब तरह की चीजें देखने को मिल रही है। कौशलेंद्र सिंह लिखते हैं, बीजेपी 193, टोटल एनडीए 217, कांग्रेस पार्टी 132, टोटल इंडिया एयरलाइंस थोड़ी मिस्टेक हो गई है 146, अदर 48। इसी तरह से अशोक सक्सेना जी बड़ा इंटरेस्टिंग लिख रहे हैं, मौ से मोदी, मौ से मंगल, मौ से मणिपुर, मौ से महाराष्ट्र, मौ से मछली, मौ से मटन, मौ से मुर्गा, मौ से मंगलसूत्र, मौ से मुसलमान, मौ से मायावती, मौ से ममता, मौ से मंगल नवग्रह, ये सब एक आकार मोदी का बैंड बजा दिया है। यानी मॉब फैक्टर अशोक सक्सेना जी ने क्रिएट किया है, जो मोदी जी की सरकार को मुआ देगी। मॉब फैक्टर मुआ देगी मोदी सरकार को, यानी मोदी में भी मौ है, मुआ देने में भी मौ है, और ये सारे फैक्टर्स जो एकाकार हुए हैं। तो हमने विजय राम जी आपके बात में एक नया शब्द मुआ देना जोड़ दिया, कुछ नहीं किया। सिद्धू साहिब ने लिखा कि इंडिया अलायंस कांग्रेस 130, इंडिया वो रिपीट कर रहे हैं। सिद्धू जी बार बार रिपीट करें, हम कितना पढ़ेंगे, हमारे ऊपर भी तो दया कीजिए, मुंह दर्द दे देता है हमारा। और कौशलेंद्र जी लिख रहे हैं, बीजेपी पार्टी 193, टोटल एनडीए 217, कांग्रेस पार्टी 132, टोटल इंडिया 278, अदर्स 48, गवर्नमेंट बनेगी इंडिया अलायंस की। और कौशलेंद्र सिंह लिख रहे हैं, अलायंस में मत देखो भाई, 278 को देखो, माने स्पेलिंग पे मत जाइए, आप ये जाइए कि हम लिख क्या रहे, फिगर्स पे जाइए। और इसी तरीके से सिद्धू साहब जारी रखे हुए अपना लिखना आकलन। दक्षिण भारत कांग्रेस 100, बीजेपी 10, अन्य 19। और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बीजेपी 50, कांग्रेस 15। बहुत आकलन रखा है इन्होंने। उत्तर प्रदेश इंडिया अलायंस 25-25, बीजेपी 55, 25 और 55। और सिद्धू जी ने आगे लिखा, बिहार एनडीए में 20-20 हैं दोनों, एनडीए यूपीए। चलिए, सिद्धू जी का तो आकलन आ गया। अब मनोज भांबू जी लिख रहे हैं कि प्रेम जी, राजस्थान में कांग्रेस व बाप पार्टी दूसरे चरण में बाड़मेर, जोधपुर, कोटा, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर सीट लगभग जीत रहा है।
इंडिया गठबंधन इन 5 सीट में से 3 सीट तो 100% जीत रहा है, ये कह रहे हैं। लेकिन आपने वो सीट छोड़ दी मनोज जी, आप वैभव गहलोत वाली सीट का आपने जिक्र ही नहीं किया, वो सिरोही वाली सीट का। वहां पर भी वैभव जीत रहे हैं। यहाँ से कोटा में बहुत लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा एज मिल सकता है, शायद बच जाएं, बहुत क्लोज फाइट है, ऐसा भी लोग कह रहे हैं कोटा में स्पीकर को लेकर। लेकिन इसमें भी हो सकता है दिग्गज फैक्टर, कैलकुलेट करते समय लोग दिग्गज को थोड़ा वेटेज दे देते हैं। तो सुभाष चंद्र रथ जी लिख रहे हैं कंट्री का परिस्थिति बहुत खराब है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अशोक सक्सेना कह रहे हैं प्रेम जी नमस्कार, मोदी जी की सभाओं में आगे बैठने वाले दर्शक मोदी मोदी के नारा लगाने की क्या दिहाड़ी लेना देना साहब ने बंद कर दिया है, यानी मोदी मोदी वो गूंज जो है अब सुनाई नहीं पड़ रही है। अशोक सक्सेना जी को सुनने को मन कर रहा है, अब सुनाई पड़ नहीं रही है। विनीता प्रजापति जी नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, आपको भी नमस्कार। सिद्धू साहब लिख रहे हैं मोदी जी अगला बयान होगा, अब तो लगता है मोदी जी जान को खतरा आने वाला है। ये आप सही कह रहे हैं, बात वहीं तक जाएगी। सूरज कुमार कह रहे हैं मोदी जी पिछले जन्म में पश्चिम बंगाल में पैदा हुआ था, ऐसा मोदी जी बोले हैं। नहीं, थोड़ा सा बोलिए ढंग से। उन्होंने कहा है कि या तो मैंने अपना पिछला जन्म बंगाल में लिया था या मैं आने वाला जन्म बंगाल में लूंगा। न तो इस तस्दीक कोई कर सका है, न उसकी तस्दीक कोई कर सकेगा। ये मुल्ला मतलब मछली खाते थे, मछली खाते थे पिछले जन्म में। जी जी बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा मतलब मछली खाते थे पिछले जन्म में मोदी जी, या खाने की इच्छा है? मछली खाते हैं, मछली खाते थे या उनको मछली खाने की तमन्ना है, दोनों। बीपी मीना जी लिख रहे हैं राजस्थान बीजेपी विल लूज एटलीस्ट 8-9 सीट कंफर्म, इवन ओम बिरला में लूज हिज सीट। ओम बिरला जी का जिक्र आ गया, बहुत लोग कह रहे हैं हार सकते हैं, बहुत क्लोज कंटेस्ट है। सिद्धू साहिब कह रहे हैं मोदी जी इस बात का धन्यवाद देना चाहिए, हर व्यक्ति को राजनेता बना दिया। मोदी जी को तो वाकई धन्यवाद देना चाहिए। सब लोग मैनिफेस्टो पढ़ने लगे, सब लोग जागरूक हो गए। तो जागरूकता एक जन नव जागरण का युग इसको समझ लीजिए। पुनर्जागरण रेनासा हम लोग पढ़ते हैं, ये भी रेनासा ही है, ये सांस्कृतिक नहीं राजनीतिक जागरण है। फिर मोदी जी चौथे चरण तक चुनाव मैदान छोड़कर गायब हो सकते हैं, ये तो चौंकाने वाली खबर है। इंडिया एलायंस विल गेट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, नागेंद्र सिंह जी को विश्वास है। घनश्याम बिहारी राम कह रहे हैं कि भारत के सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड मतों से विजयी होने वाले हैं लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव। और आनंद सहारे लिख रहे हैं महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस 39 सीट्स। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ज्यादा स्कोर आपने दिया, अनबिलीवेबल लग रहा है। लेकिन चलिए, आप महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र से आकलन दे रहे हैं। और लाला बाबा बैजूपारा 7वें चरण तक देश से भाग सकते हैं, ध्यान रखना है सभी देशवासियों को। अच्छा, चौथा नहीं 7वें तक जरूर भाग जाएंगे। और भवन यादव जी प्रणाम कर रहे हैं, आपको भी प्रणाम है। मनोज बाम्बू जी लिख रहे हैं वैभव गहलोत की सीट परंपरागत भाजपा की सीट है, लेकिन टक्कर 50-50 है, कुछ भी हो सकता है प्रेम जी, इसलिए नहीं रखी है इन 5 सीटों में। देखिए, वैभव गहलोत जी को जिस रणनीति के साथ में अशोक गहलोत जी ने उतारा, वो रणनीति थी कि जो अलायंसेस उन्होंने इंडिया अलायंस किए, जिसके तहत आदिवासियों को जोड़ा, जिसके तहत हनुमान बेनीवाल को जोड़ा, उन्हें विश्वास है कि अगर जाट एकजुट होकर के वोट कर दिए, प्लस पॉइंट बना दिए, तो फिर कोई रोक नहीं सकता वैभव गहलोत को। तो अब कुछ लोगों ने ऐसा कहना है कि हनुमान बेनीवाल जी ने उतना मन से काम नहीं किया। अगर ये सब अटकलें हैं, लेकिन अगर इस तरह की अटकलें ना हो तो निश्चित रूप से ये सीट वैभव गहलोत निकाल लेंगे। ये है। कुछ और कमेंट्स आए हैं, मैं अब मीनू जी को ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा। कि जगत नारायण जी लिख रहे हैं मोदी जी का जन्म नहीं अवतार हुआ है, मोदावतार है ना, मोदावतार। आई लव माई इंडिया, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। और अब इंडिया गठबंधन जीत गई, जीत गई, जीत गई भाई, जीत गई, बीजेपी के तोते उड़ गए, ये विश्वास के साथ आई लव माई इंडिया के अपील है। अब मीनू जी आपके पास आता हूं
आपने तो देखा उत्तराखंड का भी इलेक्शन 5 सीट हो गया, राजस्थान का भी हो गया, और सब अब तो आप मजे ले रही हैं, अब हम भी मजे लेंगे। मैंने भी आज वोट डाल दिया। तो जो वोट डाल दे रहे वो बाकी पुराना पड़ आप गया। पहले डाल चुकी, हमसे पहले डाल चुकी, पहले चरण में, हम सबसे दूसरे पहले चरण में। सुरेंद्र दुबे सर, आप किस चरण में डालेंगे? मेरा लखनऊ? ख्याल 20 मई को है यहाँ। अच्छा, अच्छा, 20 मई एक को। महीना तब है। अभी आप इंतजार कीजिए, आप तो भीष्म पितामह हैं, सब कुछ देखेंगे उसके बाद ही हाँ, सारे सब कुछ चरण। बाद में। क्या बात है, क्या बात है, हाँ, क्या तो बात है। मीनू जैन जी, सीधे देखिए, इस बीच आपके पास हम आ रहे हैं, 3-4 और अच्छी प्रतिक्रिया आ गई आपको क्वेश्चन करने के ख्याल से। एक तो ये कि बाबर सौफी कह रहे हैं कि नमस्कार सर, यूपी में बहुत ज्यादा, अगर बीजेपी जीती तो 40 से कम। और खेवा माली लिख रहे हैं कि बाड़मेर से रविंद्र सिंह भाटी बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं। ये बात तो इस विजुअल्स को देख के भी हमें लगा कि कैलाश चौधरी जी है ना वहाँ, वो वहां पहुंच करके पुलिस अफसर से कह रहे थे कि अंदर में हमारा बूथ एजेंट भी नहीं है, तब भी कैसे वोटिंग शुरू करा दिया। तो क्या हुआ, आरोप लगा कि रविंद्र भाटी के समर्थकों ने सारे बूथ एजेंटों को भगा दिया और मारपीट करके, है ना। क्या सही बात मुझे नहीं पता, लेकिन एक तरफा एक विजुअल से जो बात आई, जो कैलाश चौधरी जी बोलते सुनने गए, उसके मुताबिक। तो जब ऐसी परिस्थिति हो गई डबल इंजन की सरकार के मंत्री की, तो निश्चित रूप से रविंद्र सिंह भाटी भारी मतों से जीत रहे हैं। फराज शकीब लिख रहे हैं सर, बिहार में आज 5 सीट जदयू हार रही है। बिल्कुल, ये बात मैंने भी कही है थोड़ी देर पहले। मनोज बाबू जी लिख रहे हैं, वैभव गहलोत के सामने भाजपा का जाट समाज का उम्मीदवार है, इसलिए मुझे डर लग रहा है कि मैं भी जाट हूँ। प्रेम जी, हाँ, तो आपको लग रहा है कि जाट वोट बटेगा या एक मुश्त नहीं मिलेगा? ठीक है, हम आपके एनालिसिस पर भरोसा करते हैं। घनश्याम भाई राम कह रहे हैं, प्रेम जी अब मोदी बहुत ही पछता रहा होगा 7 चरणों में चुनाव घोषित करवाकर, क्योंकि जितना चुनाव खींचे जा रहा है उतना ही लॉस कर रही है बीजेपी। लेकिन अब पछताए क्या फायदा जब चिड़िया चर गई खेत। तो मनोज भामू जी लिख रहे, रविंद्र भाटी नहीं जीतेगा 100%, उम्मेद राम बेनीवाल ही जीतेगा, देख लेना प्रेम जी। अच्छा, आप ये चैलेंज ठोक रहे हैं, तो ये भी हम देखेंगे। और सनी वायने लिख रहे हैं, राहुल जी अमेठी कब आएंगे? बस अब आने ही वाले, खबर सुन लीजिएगा, टीवी मीडिया बता रही है, शुरू कर चुकी बताने की, तारीख भी बताने लगी कब पहुंचेंगे। प्रेम कुमार जी, आज बीएचयू गया था, उस क्षेत्र में इस बार साहब के खिलाफ आवाज उठ रही है, कारण बीएचयू कैंपस की घटना है, जो भाजपा के कार्यकर्ताओं का होना। और अशोक सक्सेना जी लिख रहे हैं, 2024 में हम देशवासी बंदर के हाथ में उस तरह नहीं देंगे। अब्दुल हामिद लिख रहे हैं, सर मोदी की जीत मुसलमानों से नफरत की वजह से जीत होंगी। अच्छा, मुश्ताक अहमद लिख रहे हैं, करीमगंज हार रही बीजेपी। अच्छा, ये बंगाल की बात कर रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस 10 से 12 सीट जीत दर्ज कर सकती है, लाला बाबा बैजपुरिया जी कह रहे हैं। नूर सिंह कह रहे हैं, प्रेम जी राहुल गांधी सच्चा इंसान है, मोदी को इंसान बोलने पाप लगेगा, झूठा आदमी। अब मीनू जी, मैंने बार बार आ करके भी मैं वापस आ गया आपके पास, अब आपके पास स्वतंत्र हैं, अब मैं कोई सवाल नहीं करूंगा। अच्छा जी, अच्छा जी। जी, देखिए जो बात हो रही है कि सभी जगह से बुरी खबर आ रही है, अब कारण तो आपने सारे गिना ही दिए हैं लगभग, लेकिन वो ही है कि जनता मुद्दों पे आ गई है। मोदी जी का सबसे लेटेस्ट जो कारण उसमें जुड़ गया है, वो जो उन्होंने हिंदू मुसलमान का जबरदस्त विश्वमन किया, उससे जनता को लगा कि यार 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, तो उनको ये चीज पची नहीं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री अब इस स्टेज पे आके, जबकि वो कह रहा है मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूं, तो वो इस टाइम हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश कर रहा है और इतनी ज्यादा नफरत उड़ेल रहा है। तो ये चीज बहुत बुरी तरह गई है। और बाकी का रहा उसमें जाटों का, वो किसान आंदोलन की वजह से नाराजगी, उधर क्षत्रियों की नाराजगी गुजरात में पैदा हो गई, उधर हर दलित लोग हैं उनको संविधान से है नाराजगी, उनको संविधान का डर लग रहा है। ओबीसी को भी यही डर है कि हमें पता नहीं क्या करेंगे ये, अगर संविधान बदलेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि जाति जनगणना और उन जो राहुल गांधी की जो बात है एक्सरे वगैरह की, उसको जो
मोदी जी जिस तरह से डिस्टॉर्ट करके पेश कर रहे हैं वो लोगों को गले नहीं उतर रहा है कि इस तरीके इतना ज्यादा डिस्टॉर्शन करना, मतलब वो मोदी जी के कद को शोभा नहीं देता। मेरे ख्याल से अगर ये काम वो बीजेपी के कोई निचले स्तर का नेता कर रहा होता तो चल जाता, लोग ध्यान, इतना ज्यादा चर्चा का विषय नहीं होता, ना बुरा मानते। लेकिन एक प्रधानमंत्री इस तरीके से बोल रहा है और वो बाज नहीं आ रहे हैं अभी भी। देखिए नोटिस सर्व हो गया है, चाहे वो किस भी तरीके से हुआ, चुनाव आयोग का नोटिस आया है इस हेट स्पीच के खिलाफ। आज फिर नड्डा जी फिर बोल रहे हैं कि कांग्रेस है जिम्मेदार, कांग्रेस है जिस तुष्टीकरण के लिए जिम्मेदार ये, और मतलब अब आप मुसलमानों को बांट के, आवाज नहीं आ रही आपकी। मीनू जी एक बात ध्यान आया कि देखिए राहुल गांधी को किस बात के लिए नोटिस दिया गया है मालूम? इस बात के लिए दिया गया है कि उन्होंने कहा है गरीबी खत्म कर देंगे। आप सोच कल्पना कीजिए, चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है, बीजेपी ने शिकायत की है कि राहुल गांधी ने कहा है कि हम गरीबी खत्म कर देंगे। ये झूठ बात है, ये नहीं कर सकते, लेकिन मोटे तौर पर वो कह रहे हैं कि गरीबी खत्म कर देंगे राहुल गांधी, और इस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान ले लिया। वैसे ही जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा था वो नफरती भाषण, कहाँ वो नफरती भाषण, कहाँ वो गरीबी दूर करने की बात, दोनों को एक तराजू में तौल दिया चुनाव आयोग ने। जी गरीबी की भी, और आप इंटरेस्टिंग बताएं बात आपके दर्शकों के लिए कि ये कहते हैं हमने 43 करोड़ लोगों को, 23 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर की रेखा से ऊपर उठा दिया। उसमें जो इन्होंने आंकड़ा पेश किया उसमें इतना इंटरेस्टिंग है कि आप हैरान रह जाएंगे सुन के कि जो बीपीएल लाइन के नीचे की इनकम है और जो ये 5 किलो अनाज देते हैं, तो इन्होंने क्या किया, उस 5 किलो अनाज का लगाया 800 रुपया करीब, कि 800 रुपए की कीमत होती है, अगर व्यक्ति इसको बाजार में बेच दे तो 2500 और 800 हो गए 3300 रुपया, तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ गया गरीबी रेखा से। तो उनको जोड़ दिया, मतलब जो दान करा इन्होंने, जिसका मतलब दान दक्षिणा के जरिए पुश कर रहे हैं उसको, गरीबी रेखा को, कि हमने उस, मतलब जिस तरीके से जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं या जिस तरह से हाईवेज का कैलकुलेशन करते हैं कि भी 4 लेन हाईवे को 4 किलोमीटर गिनते हैं, 1 किलोमीटर हाईवे बना 4 लेन तो उसको 4 किलोमीटर गिनते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, कांग्रेस के इतिहास में भी बने हैं 4 लेन हाईवे, लेकिन ये उसको 1 किलोमीटर को 4 किलोमीटर। इसी तरीके से इसको इन्होंने जो राशन बेच रहे हैं उसको उसमें बेच दिया, इनकम में लगा दिया गरीब की, कि ये गरीब को 800 रुपए महीना की इनकम हो रही है। मतलब मैं सॉरी टू से कमीनेपन की भी हद है भाई, इतना ज्यादा घटिया स्तर पे नीचे उतर जाना, इतना नीचे उतरना तो भाई शर्म आनी चाहिए। और पता नहीं, और उसमें जो पेश करने वाले हैं जो आंकड़े, वो तो इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े अच्छे पढ़े लिखे हाईली एजुकेटेड लोग हैं, वो पता नहीं किस तरीके से इनके ऑर्डर्स का क्या लालच है उनको, कि अपनी जो उन्होंने अकल इनको गिरवी रख रखी है, अपनी बुद्धि विवेक सब गिरवी रख रखा है। तो जो गरीबी की बात तो ये है, इसलिए कह रहे होंगे कि भाई ये जो राहुल गांधी जो है झूठ बोल रहे हैं, हमने तो गरीबी रेखा से ऊपर ले आए लोगों को। अरे 22 करोड़ तो कांग्रेस के राज में ही आ गए थे, सॉरी 14 करोड़ उनको वापस धकेल दिया आपने गरीबी में। आपकी जो नोटबंदी आई उससे उसने गरीबी में धकेला, आपके लॉकडाउन ने धकेला, और आज तक ऊपर आ ही नहीं पाए लोग। आपके शो में कल एक आदमी बोल रहे थे, कौन, मेरे ख्याल किरण कुछ है उनका नाम, किरण जखमवार, वो कह रहे थे कि मेरा छोटा सा एक ज्वेलरी का शोरूम था और वो नोटबंदी के दौरान वो मंदी, वो मतलब उसमें काम कम हो गया और अब बिल्कुल ही बंद करके हो गया, वो काम ही नहीं चल रहा है मेरा, मैंने बंद कर दिया है। अब मेरा बेटा नौकरी कर रहा है रेड चिली में, उससे मुझे इनकम होती है, बस कुछ घर का खर्चा उससे चल रहा है। तो ये जो यहाँ पे उन्होंने बताया, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। तो अब जो लोगों ने इंतजार किया सब्र के साथ, क्योंकि हिंदुस्तानियों के सब्र का पैमाना बड़ा गहरा है, तो उन्होंने इंतजार किया कि शायद आज करेंगे मोदी जी, कुछ कल करेंगे, करेंगे। उन्होंने अल्टीमेटली घोषित कर दिया कि भाई मैं तो अगले 5 टर्म में 5 वर्ष भी अनाज ही दूंगा। तो वो तो मोदी जी ने तो कहा इसलिए कि वोट मिलेगा। मेरा मानना ऐसा है कि पब्लिक ने लिया कि ये तो अनाज ही देगा, उसके अलावा नौकरी वोकरी या कुछ रोजगार का साधन नहीं पैदा करेगा। तो ये क्या इसी तरह 5 किलो अनाज ये सड़ा हुआ, और कहते हैं उसका भी क्वालिटी भी बड़ी पुअर क्वालिटी है, सब स्टैंडर्ड अनाज है वो, कि यही खाते रहेंगे क्या?
तो ये चीज मोदी जी का तो जो है संविधान की खबर हो गई, हिंदू मुसलमान हो गया, मंगलसूत्र हो गया, और ये जो और पुरानी चीजें चली रही थी, इंडिया गठबंधन की एकता चल रही थी, और जो इन्होंने महिलाओं के साथ किया सारा, मणिपुर में जो हुआ है, मैं तो साफ कहती हूँ वहां तो एक भी नहीं आएगा इनको। और जो आपने इन्होंने मुख्यमंत्री डाल रखे हैं जेल में, मतलब नेता लोग, चुनाव लड़ने वाला नेता नहीं है, झारखंड का नेता नहीं है चुनाव लड़ने वाला, मुख्यमंत्री जेल में है, यहाँ दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में है। तो आपने मतलब लोगों को नेस्तनाबूद कर रखा है, खत्म कर रखा है, जो कि आप चाहते हैं। तो अभी अभी जो मोदी जी जो सोच रहे हैं कि मैं यही सब करके, हिंदू मुसलमान करके, और मैं वापस से आ जाऊंगा, मेरे ख्याल से उनको ये चीज सीरियसली 10 दिन का समय उन्होंने गैप दिया है, तो सीरियसली पॉज लें, वो रुके, थोड़ी देर के लिए रुके एटलीस्ट, कि सोचें कि भाई मैं कर क्या रहा हूं, ये सही भी है या नहीं है, और अपनी उसको पूरी रणनीति को, अपनी जो स्पीच है, और स्पीच राइटर को बदलें, और अपनी स्पीच है अपनी सोच को बदलें इस दौरान। तो अभी डैमेज कंट्रोल अगर करना चाहते हैं, लेकिन डैमेज कंट्रोल करने के लिए उनके पास हथियार नहीं है, उनके पास मुद्दा नहीं है, मुद्दा उपलब्धियों का मुद्दा होता है, वो उनके पास है। के सामने जो कांग्रेस का घोषणा पत्र आया, उसने उनका बिल्कुल ही पांव उखाड़ दिए मोदी जी के भी और उनके रणनीतिकारों के भी। अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे करें। आप लोग गुजरात में ही देख लीजिए ना, वहां पे ही बता रहे हैं, गुजरात के जो हमारे भी मित्र हैं वो बता रहे हैं 5-6 सीट के ऊपर तगड़ी लड़ाई है। मतलब कोई बिलीव कर सकता है प्रेम कुमार जी कि 5-6 सीटों के ऊपर तगड़ी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई है, मतलब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। तो एक बहुत एक सोचने वाली बात है। तो इनको जो है कि एक तो अपने ऊपर जो गुमान, अपने ऊपर जो एक कि मैं सब कुछ, और मैं तो ये 2 मिनट में कर लूंगा सारा काम, मैं सबको संभाल लूंगा, वो चीज हो नहीं सकती। और जो भ्रष्टाचार का मुद्दा, इलेक्टोरल बॉन्ड को भूलिए नहीं कभी भी, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा सबसे ताजा मेमोरी में है लोगों की, और उस पर सबसे ज्यादा विश्वास वहां से उठा लोगों को, और आज भी चर्चा के उसमें है, विषय में है। उसके साथ साथ फिर जब इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आती है तो लोग पीएम केयर फंड की भी बात पूछने लगते हैं कि भाई उसका क्या हुआ, अडानी की बात पूछने लगते हैं, जो कि अडानी कुछ दिन से भूल से गए थे लोग, वो फिर ध्यान आ गया लोगों को, जो ये इनहेरिटेंस टैक्स और ये सब चीजें आई उसके सामने, तो फिर नई बात आने लगी उसके सामने। तो मोदी जी तो जिसपे कह रहे हैं ना कि जैसे भंवर में फंस जाता है कोई, जितने हाथ पैर मारता है उतना ही अंदर डूबता चला जाता है, तो वो उनकी स्थिति हो गई है। तो मुझे लगता है कि शायद जब कोई पार्टी हारती है या निजाम हारता है तो यही स्थिति होती है, और वो इनका क्लासिक एग्जाम्पल है जो अब मोदी जी का हो रहा है। अब रोना शुरू करेंगे या अपने ऊपर अटैक करवा लेंगे या क्या करवाएंगे वो पता नहीं है। देखिए पुलवामा बार बार नहीं हुआ करता है, और सतपाल मलिक ने निकाल रखी है हवा उसकी पहले ही। तो अब तो जिसको वो भेड़िए वाली हालत है, अगर सच में भी कुछ हो जाए तो पब्लिक मानेगी नहीं कि कुछ हुआ है देश में, कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, ईश्वर ना करे, तो पब्लिक बिल्कुल नहीं मानेगी, तो वो भी वार खा ली जाएगा। कुछ भी कर ले आप, पब्लिक नहीं मानेगी। जी जी बिल्कुल। प्रबल प्रताप जी, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से आप लोग चुनाव ला करके पूरा देश में पहले जिस तरह से लूट लेना चाहते हैं और चुनाव जीत लेना चाहते हैं, लेकिन हम यह होने नहीं देंगे और ईवीएम से ही चुनाव होगा। वो पूरा मुद्दा जो है ईवीएम पर ला रहे हैं। बिहार में बोल रहे हैं कि लालू प्रसाद जो जीतते थे बैलेट पेपर लूट करके जीतते थे, और अब ईवीएम से हम कराएंगे और वो सब होने नहीं देंगे। तो कैसे देखते हैं आप, मोदी जी का ये कॉन्फिडेंस है कि क्या है? पहले मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले, आज एक रिपोर्ट आई है आरबीआई वाली, शायद आपने जिक्र किया और मैं लेट थोड़ा सा आया क्योंकि मीटिंग से आ रहा हूँ। नहीं, मैंने जिक्र नहीं किया। आरबीआई की रिपोर्ट आई है जिसमें गोल्ड लोन का जिक्र किया है कि 2021 से लेकर 2024, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें 62% उसमें बढ़ोतरी हुई है। 62,000 करोड़ रुपया का लोन था 2021 में, और 2024 में लेकर 1 लाख करोड़ रुपया से ऊपर हुआ है। और वो गोल्ड लोन क्या है कि महिलाओं ने, भारत की महिलाओं ने अपना जेवर उतार कर बैंकों में बंधक बनाया है
और बंधक रखकर अपने घर के खर्चे, स्कूल की फीसें और अस्पताल के खर्चे निपटाए हैं। और इसका जिम्मेदार अगर कोई है, नरेंद्र मोदी है, उसकी नीतियां हैं। ये लॉकडाउन के बाद ज्यादा, ये 2016 के बाद जो नोटबंदी हुई है उसके बाद बहुत बड़े लेवल पर बेरोजगारी आई है, बढ़ोतरी हुई बेरोजगारी में। उसके मुख्य कारण बेरोजगारी, महंगाई है। आप समझिए, लोग अपने, और उसमें सबसे ज्यादा जो सोना रखा गया, सोने का जेवर महिलाओं के द्वारा बंधक बैंकों में, उसमें सबसे ज्यादा 40% जो है वो मंगलसूत्र है। यह है नरेंद्र मोदी की सच्चाई। यह नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं का मंगलसूत्र बैंकों के आगे बंधक बनाने का काम किसी ने किया तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। मतलब इस देश के अंदर इस पर चर्चा होगी। आपके चैनल पे आज मैंने बोला है, हो सकता है आपने कहा होगा, लेकिन ये रिपोर्ट आई, सुनकर पढ़कर कलेजा कांप रहा है। ये आदमी कैसा है? और ये बड़े बड़े भाषण दे रहा है ईवीएम पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज कहा है कि ईवीएम पर अगर शक हो तो 7 दिन तक उसको रखना पड़ेगा रिजर्व इलेक्शन कमीशन को, और वो प्रत्याशी प्राइवेट इंजीनियर ले जाके उसको चेक करा सकता उसके सोर्स कोड को। लेकिन हमें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इससे ज्यादा कुछ करेगा, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जज साहब है मिस्टर खन्ना, उनकी टिप्पणियां कल से आ रही थी, उससे लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन के फेवर में ही उनके जजमेंट आएंगे। वैसा ही हुआ। लेकिन एक मैसेज देश की जनता के पास पहुंच गया है कि ईवीएम में कुछ ना कुछ है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जनता कहीं ना कहीं ईवीएम भी पटक रही है। हरिद्वार में हुआ है, दक्षिण भारत में कहीं हुआ है, कई जगहों पे लोग उदासीन हैं, और नरेंद्र मोदी से लोग बहुत ज्यादा उदासीन है, इसलिए वोटिंग परसेंटेज गिर गया है। जहां पर पिछले 2019 में 60 से 62% से ऊपर मतदान होते थे शहरों में, इस बार 50-52%, 45% से लेकर 50% पर वोटिंग जो है। प्रबल जी, अब तीसरे चरण में मोदी जी की रणनीति है ईवीएम पर बात करते रहने की। करने दीजिए, उनका रणनीति, बस देखिए उनके पास कोई नीति नहीं है, इसलिए उनकी रही दें। देखिए पहले 400 पार वो खत्म हो गया, जब हमने कहा 150 अब आ रही है, जब राहुल गांधी 150 तो 400 पार खत्म हो गया उनका। फिर उसके बाद हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की, वो भी नहीं चला, तब वो ईवीएम पे आ गए हैं। अब तीसरे दौर पे ईवीएम पे चलाएंगे गाना नया। फिर उसके बाद जो है मंगलसूत्र पे आए थे, फिर अब ईवीएम पर आ गए हैं, कल कुछ और करेंगे। इसका अनाप शनाप जो बक रहे हैं, इसका अर्थ है वो चुनाव हार रहे हैं। उनके पास कोई रणनीति नहीं है, उनके पास कोई रोजगार वो दे नहीं सकते, रोजगार के देने में फेल हो चुके हैं, किसानों की आय दुगनी करने में फेल हो चुके हैं, महिलाओं के सोना बिकवा दिया, मैंने बताई दिया, बंधक बनवा दिया बैंकों के सामने। अब आप समझ लीजिए देश के हालात क्या है। और उन बच्चों का क्या हुआ जो लाखों बच्चे अनाथ हो गए हैं कोविड के समय में। जो नरेंद्र मोदी कोविड के समय में जिसने ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने दी, उसके कारण तमाम महिलाएं इस देश के अंदर जिनकी मांग उजड़ गई, उसका जिम्मेदार अगर कोई है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी। और वो नरेंद्र मोदी देश की महिलाओं के मंगलसूत्र पर भी ध्यान रखा हुआ। सोचिए मंगलसूत्र क्यों बोला, क्योंकि इस देश की 40% महिलाओं का मंगलसूत्र, जो मंगलसूत्र आए हैं, जो सोना रखा गया बंधक, उसमें 40% महिलाओं का मंगलसूत्र है। यह है नरेंद्र मोदी की नीति कि देश की महिलाओं का मंगलसूत्र उसने बंधक बनवाया। क्या जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग? अब किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर है? मुझे तो लगता है ये भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचारी जनता पार्टी है, जिसके बारे में भी इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से कॉर्पोरेट से कितना घूस लिया नरेंद्र मोदी ने, सबके पास जाहिर है। जाइडस कैडिला रेमडेसिविर बनाने वाली कंपनी जो काला बाजारी कर रही थी, उससे उसने करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने वसूले। सीरम इंस्टीट्यूट से वसूले, कोविशील्ड वाली दवाई वाली कंपनी से। तो ये सब कोई जनता के सामने अब सारी बातें आ रही हैं। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है संविधान को बचाने का। महत्वपूर्ण सवाल है दलितों, पिछड़ों, आदिवासी महिलाओं को मिलने वाले आरक्षण को नरेंद्र मोदी खत्म करने वाले हैं।
और इसकी बात लगातार उनके नेता, उनके सांसद, उनके मंत्री लगातार कहते, चाहे वो अनंत हेगड़े हो, सांसद कर्नाटक से जो मंत्री रहे, चाहे वो लल्लू सिंह हो अयोध्या के सांसद, चाहे वह गिरिराज सिंह हो, चाहे वो ज्योति मिर्धा हो, चाहे वो बिहार का कोई मंत्री हो, लगातार वो बयान दे रहा है कि हमें इतनी सीटें दे दो कि हम संविधान बदल सके। संविधान बदलने का अर्थ है कि सबसे पहले दलितों, पिछड़े, आदिवासियों, अल्पसंख्यक महिलाओं का जो आरक्षण है वो खत्म नरेंद्र मोदी कर देंगे। संविधान का आज हक है, बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान एक हक दे रहा है कि जिसके कारण आज दलित नौकरी कर पा रहा है, दलित आज शहरों में आकर रह पा रहा है। प्रबल जी, ये तो बात हम फिर आपसे करेंगे, लेकिन आज सबकी इच्छा जानने की है आपसे। आप सुबह से थके हुए दिख रहे हैं, पूरा इलेक्शन करा रहे हैं, खबर क्या आई आपके पास, इसके बारे में तो बोलिए। आप ही से सुनना चाहते हैं, आप बोल ही नहीं रहे, बाकी सब तो बातें कर रहे हैं, खबर नहीं बता आपने रहे। ईवीएम से सवाल किया, आपने ईवीएम से शुरू किया, तो मुझे मोदी का नाम सुनते ही आप समझ लीजिए हम उसकी सच्चाई बताना चाहते, तो बताना ही मोदी। तो आ जाइए ना, फिर आ जाइए ना पहले ये दूसरा पेज भी मोदी हार रहे हैं। थोड़ा स्टेट वाइज कुछ बता दीजिए जो जानकारी आपके पास। उत्तर प्रदेश में उनकी 5 से 6 सीटें इंडिया अलायंस के आने जा रही है, 8 में से 5 या 6 आएगी इंडिया अलायंस। लोगों ने लाइन पे लग कर, कौन सी सीट नहीं आ रही है उत्तर प्रदेश में? 2-3 सीटों पर कड़ा मुकाबला है। एक मथुरा पे कड़ा मुकाबला है, बागपत पे कड़ा मुकाबला है, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर पे कड़ा मुकाबला है। गाजियाबाद पर मुझे लगता है कि इंडिया को एज है। अच्छा, और चलिए यूपी से बाहर निकलते, बिहार में भी भागलपुर वाली जो सीट है वो हम निकाल रहे हैं। ये 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वहां। पूर्णिया में भी फाइट है, पूर्णिया में टफ फाइट। पूर्णिया में किससे फाइट है? पप्पू यादव से फाइट है कि बीजेपी से फाइट है? वहां पप्पू यादव और हमारे बीच में। अच्छा, और भागलपुर में हमारी पोजीशन ठीक है, केरला भी हम चुनाव जीतेंगे। केरल में तो आप जीतिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी को हराने में तो आपको महारत हासिल है। भाजपा को कहाँ हरा रहे हैं वो न दिखाइए। भाजपा को हरा रहे हैं, और ये जो अपने बाड़मेर वाले इलाके में जो चुनाव हुआ, इधर भी चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। ये आज का राजस्थान का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं राजस्थान पर, थोड़ा आपसे राजस्थान न पूछ के चलिए महाराष्ट्र पूछते हैं। महाराष्ट्र से क्या खबर है आपके पास? महाराष्ट्र में भी हमारी एज है, बारामती हम जीतेंगे इलेक्शन, इंडिया अलायंस बारामती भी जीतेगा। मैं बता दे रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सिंगल डिजिट में नंबर आएंगे कई राज्यों में। कर्नाटक में भी हम लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर जा रहे हैं। 14 सीटों पर आज चुनाव हुए हैं, लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर जा रहे हैं। अब लैंडस्लाइड विक्ट्री का समझ लीजिए क्या होता है। 14 में 12, 14 में 14 भी हो सकती है, 14 में 13 भी हो सकती है। अच्छा, तो ये है। बंगाल में क्या कर रहे हैं? बंगाल में कुछ कर पाएगी कांग्रेस? बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का खाता बहुत मुश्किल से खुलेगा, सिंगल डिजिट में रहेगी। चलिए, अब आइए, अब अपनी बात पूरी कीजिए। मैंने जो बात कही है वो, उस बात को आपको भी मैंने आपसे डिस्कस भी किया था दोपहर में। मैंने बताया भी था आपको कि स्थिति ऐसी हो गई है, उस चीज को मैंने ट्वीट किया है। हाँ, आज की चर्चा में मैंने इस विषय को नहीं लाया, लेकिन ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। इस चर्चा को जरूर करने की जरूरत है कि जिस आदमी ने देश की मंगलसूत्र को बंधक बना दिया, वो आदमी देश की महिलाओं से उसे माफी मांगना चाहिए। उसने मणिपुर की महिलाओं को नग्न कर दिया और वो बातें कर रहा बड़ी बड़ी, शर्म आनी चाहिए। और मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा, 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी जेल जाएगा इन्हीं कुकर्मों के कारण। ये काल बनकर लोग
जो ये महिलाएं तड़प रही है ना, कोई महिला अपना मंगलसूत्र रखती है, आप समझ लीजिए कितना बड़ा अपने हृदय पे पत्थर रखकर करती होगी, उसकी आह लगेगी नरेंद्र मोदी को। जो बच्चे अनाथ होकर घूम रहे हैं उनकी आह लगेगी नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी की सत्ता में वापसी नहीं आ रही हो रही है, और नरेंद्र मोदी जेल जाएगा, ये बात मैं कह रहा हूं बड़ी प्रामाणिकता से। जी प्रमोद बांकर जी लिख रहे हैं, महाराष्ट्र में अमरावती सीट कांग्रेस को जीतना जरूरी है। ये नवनीत राणा को एकदम हराने पर एकदम तुल गए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद मंत्री से जनता उदासीन हो चुकी है, नरेंद्र मोदी से उदासीन हो चुकी है। नरेंद्र मोदी रोज आते हैं, भाषण देते हैं। ये जनता ने क्या भाषण देने के लिए प्रधानमंत्री चुना हुआ है क्या? प्रचार करने के लिए? अच्छा ये बताइए, एक तहसीलदार अगर होता है तो अपने फाइल पे सिग्नेचर करने के लिए परेशान रहता है, और ये कहते हैं मैं 18 घंटा काम करता हूं। अरे भाई, तुम 18 घंटा काम करते हो, इतना भाषण कैसे समय मिल जाता है? प्रधानमंत्री को तो इतने फाइल पे सिग्नेचर करने होते हैं, इसका अर्थ तुम सिग्नेचर ही नहीं कर रहे हो किसी चीज पे, बस झूठ बोलते हो सुबह से शाम। इसीलिए मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में कहता हूं कि इस विश्व में अगर झूठ बोलने का नोबेल प्राइज अगर किसी को दिया जाए तो उसका नाम नरेंद्र मोदी, उसको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। अच्छा, मोदी जी के चक्कर में आप नोबेल प्राइज को क्यों बदनाम करने में लगे हुए हैं? झूठ के लिए आप नोबेल प्राइज बांटेंगे? अरे भाई, वो विश्व का सबसे बड़ा मेडल चाहते हैं तो मैंने दे दिया उनको। शाही जी, कांग्रेस की सरकार आएगी तो रिकमेंडेशन भिजवा देना, मैं चिट्ठी लिखूंगा। हाँ। और आपकी अनुशंसा करवाऊंगा। एक चर्चा हो रही थी, ये इसी ईवीएम को लेकर के नरेंद्र मोदी जी जो हमलावर हैं, जिसकी बात हमने आपसे की तो आपने जवाब दिया भी। वो ये कि बैलेट पेपर पर इंडिया गठबंधन जाना चाहती है और बूथ को लूटना चाहती है, और मैं ये होने नहीं दूंगा, और ईवीएम से ही चुनाव होगा। अच्छा ये बताइए, इलेक्शन कमीशन नरेंद्र मोदी हो गए हैं, इसका अर्थ है इलेक्शन कमीशन भी नरेंद्र मोदी हो गए हैं? नहीं होने दूंगा। हो क्या? सही टोका आपने, लेकिन बोल वो ऐसे ही रहे हैं। आप इलेक्शन कमीशन मतलब अब आप समझ लीजिए, ये तानाशाही का सबसे बड़ा कारण कि जो आदमी ये कहता मैं ये होने नहीं दूंगा, इलेक्शन कमिश्नर का भी काम तुम करते हो। अब इलेक्शन कमिश्नर भी तुम बन गए। जब कोरोना आया तो मंगल ग्रह गए तो साइंटिस्ट बन गए। सुनिए प्रबल जी, सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला उन्होंने रखा, लेकिन मैंने इस पर एक अलग किस्म से है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसमें नरेंद्र मोदी की पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी के दबाव में आया है। प्रबल जी ऐसे बात नहीं कर सकते आप। मैं थोड़ी दूसरी बात कह रहा हूँ। नहीं, सुन लीजिए, अगर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ईवीएम के ये सब चीजों को मैं होने नहीं दूंगा, करने नहीं दूंगा, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ रहा है उस समय, तो इसको क्या माना जाएगा? नहीं आ रहा है, नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद उनका भाषण है भाई आया है ना भाषण। उन्होंने कहा होने नहीं, ऑर्डर आने के बाद इतने ताव से बोल रहे हैं ना। क्या हुआ? नहीं, इस शब्द को पकड़ लिया, होने नहीं दूंगा इसका अर्थ क्या हुआ? होने नहीं दूंगा इसका अर्थ क्या हुआ? अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो कैसे होगा? अब होने नहीं दूंगा, आप मतलब होने नहीं दूंगा इसका अर्थ है आप इलेक्शन कमिश्नर हो गए। या तो ये बयान कुमार देते तो मैं समझता। प्रबल जी वो बाइट मैं एक बात कहना चाहती हूँ प्रेम कुमार जी, वो कह रहे हैं मैं होने नहीं दूंगा, और इतना मतलब बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। अगर मोदी जी जितना इसके ऊपर उछल कूद मचाएंगे ना और जितना नाचेंगे, उतना ये साबित होता है इस बात से कि आप हेराफेरी करते थे ईवीएम में, इसलिए आप खुश हो रहे हैं कि आपको ये छुट्टी मिल गई है, आप छुट्टा सांड हो गए आप कि कुछ भी करें ईवीएम के साथ। और जो आप ईवीएम के साथ जो टेम्परिंग हो रही है और जो उसमें मालवेयर वगैरह डाल के आप कुछ भी कर लेते, वो एक नए जमाने की टेक्निकल बूथ रिगिंग है। बूथ लूटना है, ये भी लूट के बराबर है। वहां बैलेट लूटते, वहां पहले बैलेट लूटे जाते थे, आप ईवीएम से लूट रहे हैं बैलेट को। आप वो है कि जिसमें कि वो ना
कत्ल करो हो के करामात करे हो, वो है कि खंजर पे कोई चीट ना दामन पे कोई दाग, कि कत्ल करे हो कि करामात करे हो। तो ऐसी करामात करते हैं कि उसमें पता ही नहीं चलता आपको कि मोदी जी ने क्या करा है। जो ये ईवीएम के ऊपर क्यों उठ रहे हैं सवाल, इसीलिए तो उठ रहे हैं कि दिखाई देता नहीं है और अंदर ही अंदर खेल हो जाता है, और आम जनता इतनी टैक्स भी है नहीं। अभी अभी आज भी बता रहे हैं कि 2 घंटे तक किसी मशीन पे कर्नाटक में बटन प्रेस करती रही पब्लिक, और उसमें पता ही नहीं चला किसी को कि वहां वोट ही नहीं डल रहे हैं। बदमाशी कर रहा होगा वो बैठा हुआ अधिकारी वहां कि नहीं डले 2 घंटे एक हमारे जानने वालों ने आज बेंगलोर में वोट किया, सुनिए आप, और उन्होंने 3 बार जाके प्रेस किया बटन, कोई साउंड नहीं, कोई वीवीपैट पे पर्ची नहीं आई, तब झल्ला के वो आदमी फिर से गया ऑफिसर के पास, ऑफिसर ने कंट्रोल यूनिट का बटन नहीं दबाया था। अब आप समझिए, वह तो जानकार आदमी था, पढ़ा लिखा था, लड़ गया अपने अधिकारों को, तो उसने हल्ला किया, तब जाके बटन दबाया, फिर उसने वोट कास्ट किया। सामान्य व्यक्ति जाएगा, बटन दबाएगा, दिखा नहीं दिखा वो वापस चला जाएगा। इसका अर्थ उसके बाद तुम पॉइंट पे दबा रहे हो। ये बेईमानी हो रही, बहुत बड़े लेवल पर बेईमानी की कोशिश की जा रही है। इसको बोगस वोटिंग बोलते हैं। एक है कि जो ये नरेंद्र मोदी पार्टियां है ना, जी बोलिए, राजनीतिक पार्टियां एक प्रोटोटाइप बनाए वीवीपैट और मशीन का, कि और पब्लिक को ट्रेनिंग दे खुलेआम अपने ऑफिस के बाहर सड़क के किनारे कि देखो जी वोट ऐसे डलता है, जब तक यहाँ से बीप की आवाज ना आए, जब तक ये बस समझना आपकी मशीन में वोट डल गया है। दूसरे जो वीवीपैट में पर्ची ऐसे गिरती है, गिरे नहीं जब तक वहां से निकलना नहीं है, बूथ से गिरते हुए देखना है। जनरली लोग ये सब चीजों का ध्यान रखते नहीं है। भाई सही कह रहे हैं, वहां पर काम भी करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को, घर घर ये प्रशिक्षण का। वो तो हम लोग अपने अपने ट्रेनिंग्स में बोलेंगे, हम लोग अपने वोटर को बोलेंगे, समझाएंगे, कार्यकर्ताओं को भी समझाएंगे। एक बात मैं जो कहना चाह रहा था नहीं कह पाया, वो ये कि नरेंद्र मोदी जब इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि ईवीएम को लेकर के और बैलेट पेपर को बोल करके विपक्ष पर हमला कर रहे हैं, तो हमें एक बात याद आई और हमने तर्क भी किया इस विषय पर जहां बहस हो रही थी कि नरेंद्र मोदी जी को अगर पता है कि बैलेट पेपर इतना बुरा है, तो क्यों कांग्रेस के रिजीम में वो बैलेट पेपर के पक्ष में और ईवीएम के खिलाफ में बोल रहे थे? वो स्वयं बोल रहे थे, और लाल कृष्ण आडवाणी बोल रहे थे, ईवीएल नरसिम्हा बोल रहे थे, जीवीएल नरसिम्हा। तो ये सारे लोग जो बोल रहे थे कि ईवीएम से वोट नहीं होना चाहिए, ये गलत है, तो ये लोग तो बैलेट पेपर का ही समर्थन कर रहे थे ना। तो आज किस मुंह से कहते हैं कि विपक्ष पर जो आरोप लगा रहे हैं वही काम तो आप भी करते थे। मैं जो बात कह रहा हूँ आपसे कि नरेंद्र मोदी की जो भाषा है उस भाषा शैली पे जाइए ना। वो तो जो आप कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि 2009 में किताब लिखी थी जीवीएल नरसिम्हा ने, और उसको फॉरवर्ड जो है उन्होंने लिखा था आडवाणी ने, और तो बड़ा कैंपेन हुआ था। उसी के बाद वीवीपैट लॉन्च हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ, बड़ा हंगामा होने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने भाषा का इस्तेमाल किया जो आप बता रहे हैं कि मैं होने नहीं दूंगा। भाई इलेक्शन कमीशन अगर कहे तो बात मानी जाए, और इसका अर्थ है जिस हिसाब से चिल्ला चिल्ला के उछल उछल कर बोल रहे हैं, इसका अर्थ है कि आपको पता था कि क्या डिसीजन आने वाला है। इसका अर्थ है कि आपके दबाव में डिसीजंस आए। और मैं आपको हमेशा कहता हूं, और मुझे कोई डर नहीं है, कुछ जज हैं जो नरेंद्र मोदी को हमेशा सेव करते रहते हैं। जहां पर नरेंद्र मोदी फंसते हुए दिखते हैं वहां पे टिप्पणियां होती है, डिसीजंस नहीं होते। हमेशा सरकार के पक्ष में, सरकारी संस्थाओं के पक्ष में हमेशा डिसीजंस आते हैं। उसके एग्जांपल्स मैं दे देता हूं। पहला एग्जांपल, वो हिंडरबर्ग रिपोर्ट पे क्लीन चिट अडानी को, क्योंकि मोदी फंस रहे थे। दूसरा, राफेल डील में क्लीन चिट, उसमें नरेंद्र मोदी फंस रहे थे। तीसरा, ये ईवीएम का मसला, इसमें नरेंद्र मोदी फंस जाते, क्लीन चिट। बस थोड़ा सा स्कोप दे दिया कि आप जाके जांच कराए। कौन जाएगा जांच कराने? कौन सा इंजीनियर आएगा?
मुझे आशा नहीं, मुझे कल भी आशा नहीं थी। और सुन लीजिए, हम लोग जब किसान आंदोलन में थे तो ये सुप्रीम कोर्ट सो रहा था उसमें। जब हंगामा शुरू हुआ तो सरकार ने दबाव बना के 3 महीने के लिए होल्ड कराया था, वो आपको याद होगा। अगर किसान आंदोलन नहीं होता, 13 महीने हम लोग नहीं बैठे रहते, 750 किसान शहीद नहीं हुए होते, तो ये 3 काले कानून वापस नहीं होते। और 3 काले कानूनों में एक कानून ऐसा था जो महंगाई को और बढ़ा देता, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को एबॉलिश करने वाला, यानी खत्म करने वाला। उसके बाद जिसको जितना चाहे उतना होर्डिंग कर सकता, उतना चाहे उतना भंडारण कर लेता। अडानी का पूरा 5 लाख मेट्रिक टन का गोडाउन तैयार है। साइलो जिसे कहते हैं 10 लाख मीट्रिक टन बनाने का उसका लक्ष्य है। आज आम आदमी को और महंगाई झेलनी पड़ती। किसानों ने शहादत देकर देश के आम जनता को महंगाई से, जो अभी महंगाई है उस और ज्यादा महंगाई होती, उस थोड़ी महंगाई से बचा लिया। भाई ये 2 आदमी जर्मनी में गए ईवीएम के खिलाफ, वहां पे ईवीएम हटाकर स्क्रैप करके दे दिया फैसला। मतपत्र कैसे लूट जाएगा जब बीएसएफ और सीआरपीएफ लगी रहेगी? अब मतदाता को तो निकलने नहीं दे रहा बीएसएफ सीआरपीएफ। अल्पसंख्यक इलाकों में सबको रोका गया, दलित इलाकों में रोका जा रहा है। किसकी हिम्मत होगी बीएसएफ सीआरपीएफ के सामने जाके बूथ लूट पाएगा, मतपत्र लूट पाएगा? बताइए आप। गोली शूट एट साइट का ऑर्डर होता उस समय, मालूम है ना आपको। आज तो प्रबल प्रताप जी, अंजना ओम कश्यप के प्रोग्राम में झगड़ा हुआ और उसमें एक दलित को बहुत पीटा गया। कहाँ पे? यूपी में ही कोई इलाका होगा, मुझे ध्यान नहीं है शहर। इसका बैठने से पहले मैंने वो वीडियो को देखा। अब तो आप सोच अंजना ओम लीजिए कश्यप कि दलित अगर सवाल उठाएगा उसे पीटा जा रहा। अब ये स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने पीटा होगा। हाँ बिल्कुल, वही लोग पीट रहे थे, विजुअल में है, अभी आप देखिएगा बाद में। अब आप समझ लीजिए कि जब बोलने की आजादी इसी से छीनी जाती है कि जब आप कैमरे पर नहीं बोल पाओगे, तो आप समझिए कि अगर गलती से नरेंद्र मोदी आ गया तो लोकतंत्र में क्या क्या खत्म हो जाए। पहले आरक्षण खत्म हो जाएगा, बोलने की आजादी खत्म हो जाएगी, संविधान में दिए गए जितने भी हक हैं, हकूक हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए जनता से यही अपील है कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए निकलो और अपनी मत पत्र जो आपने जो मत डाला है उसकी मतगणना कराने तक वहां रहो और सर्टिफिकेट लेकर जब निकले बाहर आदमी तब तक उसके साथ रहो। बेईमानी बहुत बड़े स्तर पे हो रही है। चलिए, आज की कोशिश हो रही है बेईमानी कराने की। जी प्रबल जी, आज की चर्चा को यहीं पर अब हम विराम देना चाहते हैं। काफी समय हो चुका है, मीनू जी को नींद आ रही है, मुझे दिख रहा है, महसूस हो रहा है। तो आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार। मीनू जी का भी बहुत आभार। प्रबल जी जुड़े थे, सुरेंद्र प्रताप जी, सुरेंद्र दुबे सर जुड़े थे, और जेपी सिंह साहब आ नहीं सके क्योंकि उनको थोड़ा हमने डिले स्टार्ट किया, तो वो बेड पे चले गए थे सोने। तो उन्होंने कहा कि सर आज छोड़ दिया जाए। हमने नहीं सर, आराम करिए आप, कोई बात नहीं। तो इसी तरीके से आज की चर्चा को यहीं हम लोग विराम देते हैं। फिर बात होगी राजनीतिक घटनाओं पर, दिन ब दिन घट रही घटनाओं पर। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।